जीएससी प्रवक्ता 2025 की परीक्षा ये 14 जून को होने जा रही है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसके पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था ये 2020 में जारी हुआ था और ये परीक्षा हुई थी, यानी कि 14 जून 2026 के पहले जो परीक्षा हुई थी जीएससी प्रवक्ता की, ये 19 सितंबर 2021 को हुई थी। 5 साल बीत चुके हैं और पैटर्न बिल्कुल यही है जो कि आपके पास इस समय वर्तमान में है, यानी कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपको करने थे और जो आपका सब्जेक्ट है उससे 80 प्रश्न आपको करने थे और इस प्रकार से कुल 120 प्रश्नों को आपको हल करना था। ठीक है, तो ये जो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में हम हल करेंगे और निश्चित तौर से ये जो सेशन है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भी प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उनको इन डेप्थ थोड़ा डिटेल में जाकर देखेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से या इस टॉपिक से कोई प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो विकल्प हैं खरबूजा, मटर, लोबिया और चुकंदर में आपका उत्तर विकल्प डी है, चुकंदर। लवण सहिष्णु फसलें कौन सी होती हैं? ऐसी फसलें जो कि क्षारीय मृदा जो होती है ना, जिसमें नमक ज़्यादा होता है, तो उसमें भी ये अच्छी उपज दे सकती हैं। ठीक है, तो भारत में लवणीय क्षेत्रों के लिए गेहूं की उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका उत्तर है ये विकल्प डी है, यानी कि चुकंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर कोई फसल खड़ी है और उसकी कटाई से पहले अगली फसल की बुआई कर देना, ये कहलाती है रिले खेती। इसका उत्तर विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है ये कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देश। ठीक है, इसके अलावा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप हैं और ये जो महाद्वीप हैं इनके नाम इस प्रकार से हैं। एक तो आपका है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती हैं, ये महाद्वीप में आएगा। एक है अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया से भी, अफ्रीका और एशिया से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो याद रखना कि जो 3 महासागर हैं इसमें एक आपका अटलांटिक है, हिंद है और प्रशांत महासागर से ये रेखा गुजरती है। और ये जो 13 देश हैं इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है ना इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है और एक साओ टोमे और प्रिंसिपे नामक देश है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। ठीक है, इसके अलावा गैबॉन है, कांगो गणराज्य है, कांगो रिपब्लिक, युगांडा है जो कि दिया गया है इसमें, केन्या है। ठीक है, केन्या भी दिया गया है। इसके अलावा सोमालिया है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, तो इसमें गैबोन भी शामिल है लेकिन जाम्बिया इसमें शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर विकल्प डी होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड को दोस्तों जो संस्था रेगुलेट करती है ये संस्था सेबी है और सेबी का मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में है, मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो याद रखना तुहिन कांत पांडे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और इसे वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, ये भी आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? ये पुराना करंट है, ये बहुत प्रासंगिक नहीं होगा, तो इसका जो उत्तर है बस इतना समझ लीजिए 14 है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इसमें एक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है वही आपको पहचानना है, सिग्मो, घोड़े, मोडनी और जैता में। तो दोस्तों जो जैता नृत्य है ना ये बुंदेलखंड में किया जाता है, तो ये यूपी में ही आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी की जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता ही है कि चरकुला के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है जो कि ब्रज क्षेत्र का फोक डांस है। इसके अलावा एक है राई और पाई डंडा, ये बुंदेलखंड में ही होता है। धोबिया और कढ़ोड़वा ये पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। जोगनी लोक नृत्य अवध से संबंधित है। एक रास लीला है, मयूर नृत्य है और
ख्याल, कजरी, नौटंकी, ये सारे जो लोक नृत्य है ना, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। सो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ पर क्या था, ऑप्शन डी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, 31 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और असम में 7 सीटें हैं, न कि 6। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है विकल्प ए है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो दोस्तों, कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1018 में, और उस समय राज्यपाल जो था यह किस वंश का था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था राज्यपाल, जो कि महमूद गजनवी के डर से यह शहर छोड़कर भाग गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है। दोस्तों, जो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से मिलती है। यहाँ पर विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नाभिकीय संलयन तो ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक जो होते हैं वो आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का कुछ हिस्सा अपार ऊर्जा में बदल जाता है, क्योंकि ये जो फार्मूला है E=mc², ये इसमें फॉलो होने लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि बात करें उच्च तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इसकी वजह से यानी कि इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान नष्ट होता है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के E=mc² द्रव्यमान ऊर्जा का जो ये समीकरण है इसके मुताबिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो सूर्य में यही प्रक्रिया होती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है। दोस्तों, भारत निर्माण योजना ये कब शुरू हुई थी, तो 16 दिसंबर 2005 को 16 दिसंबर 2005 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, और तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जी हाँ, मनमोहन सिंह जी थे। तो उनके समय में यह भारत निर्माण योजना स्टार्ट हुई थी, और इसमें ग्रामीण उद्योग ये संगठक शामिल नहीं था। 10 का जो सी विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था, तो इसका उत्तर जौनपुर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जीएसटी लागू कब से हुआ था, कई बार एक प्रश्न आता है एग्जाम में। तो देखो, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है ये लागू किया गया था। और जीएसटी 4 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी यानी कि CGST, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी, तीसरा होता है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एंड लास्ट में आएगा आपका IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली सल्तनत के बारे में। रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी में सही आंसर आपका होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो समय है ये 1356 से स्टार्ट होता है और 1388 तक चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बात अगर हम करें दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो समय है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत ये इसमें जो है कितने वंश आते हैं, तो 5 वंश इसमें आते हैं, ठीक है। और पूरी टाइमिंग क्या है, तो 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक चलता है। तो सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर गुलाम वंश, और इसका समय है 1206 में सबसे पहले यही आया था। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश है। इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश आता है, और याद रखिएगा कि सल्तनत काल में सबसे छोटा जो राजवंश है वो खिलजी राजवंश ही है। इसका समय 1290 से लेकर 1320 तक ही है, बहुत छोटा समय है। इसके बाद दोस्तों आता है तुगलक वंश, और ये 1320 से स्टार्ट होकर चलता है 1414 तक, ठीक है। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश की टाइमिंग क्या है, 1414 से लेकर कहाँ तक, 1451 तक। एंड लास्ट में आता है आपका लोधी वंश, और लोधी वंश की टाइमिंग क्या है, तो 1451 से लेकर 1526 तक। तो इस प्रकार से ये आपका दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से लेकर 1526 के बीच में, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ पर विकल्प सी है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, वर्तमान समय में बात करें तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है,
और 16वां वित्त आयोग आपको पता ही होगा कि वर्तमान समय में 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इसका जो समय है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू है और लास्ट यानी कि 31 अक्टूबर 2031 तक ये चलेगा। ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था 12वां वित्त आयोग, तो इसका उत्तर है सी रंगराजन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार दी गई कब? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दोस्तों दी गई थी एजी टांसले के द्वारा, उत्तर इसका सी होगा। और ये कब दिया गया था, तो ये जो अवधारणा थी 1935 में आई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ का। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व यानी कि मात्र 2 साल तक ही मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, इनका शासन रहा। और इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र सिंह, उन्होंने इनको अपदस्थ किया और इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शुंग वंश, ठीक है, ये अस्तित्व में आता है। तो इसका उत्तर है विकल्प बी बृहद्रथ, जिसके बारे में बाणभट्ट ने हर्षचरित में इसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पी स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये सभी जो है मिलेंगे आपको यूपी में ही, लेकिन देसलपुर दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? देसलपुर मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। और ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पी स्थल हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, सो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो कि वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो ये सहरिया है। एग्जैक्टली दोस्तों देखा जाए तो सहरिया जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और ये पीवीटीजी जनजातियों में आती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि पीवीटीजी क्या होता है? दोस्तों पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, भारत में अनुसूचित जनजातियों का एक अधिक पिछड़ा और संवेदनशील उपवर्गीकरण है। तो भारत के 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब ये जो भारत जो 18 राज्य हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, तो यहाँ पर जो पीवीटीजी जनजातियां हैं तो इनकी संख्या जो है फिलहाल 75 बताई जाती है, 75। इन्हें अलग पहचान, घटती आबादी, भौगोलिक अलगाव और आदिम जीवन शैली के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 1973 के ढेबर आयोग ने, आयोग का नाम क्या था? ढेबर। तो ढेबर आयोग ने सबसे कम विकसित जनजातियों को आदिम जनजाति समूह पीटीजीज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पीटीजीज। और 2006 में भारत सरकार ने ये नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सहरिया जनजाति है ये पाई नहीं जाती है वाराणसी जनपद में और ये पीवीटीजी में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर दोस्तों नचना कुठार का जो मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर, तो ये मिलेगा आपको पन्ना में, पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश में। और जो तिगिया का विष्णु मंदिर है इसे कंकाली देवी मंदिर भी कहते हैं, तो ये मिलेगा आपको कटनी में, कटनी भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है भूमरा का शिव मंदिर, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको सतना में। ठीक है, सतना भी मध्य प्रदेश में ही है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये मिलेगा दोस्तों आपको ललितपुर में, जो कि यूपी में स्थित है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ललितपुर एक ऐसा जो है बाहर से निकला हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ भी है, तो ये ललितपुर, इसमें मिलेगा आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जा सकती हैं? तो दोस्तों जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उसमें मोटे अनाज वाली फसलें जो है उगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये जल और उष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? दोस्तों 1921 में जब सुभाष चंद्र बोस ने लंदन में आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी, तो उसके बाद जब भारत आए तो चित्तरंजन दास और मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने, दोनों लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया कि आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करें और अखिल भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतलब आप शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोहनदास करमचंद गांधी। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र दोस्तों ये स्थापित किया गया है मथुरा में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं और जो इसका संस्थाएं हैं रट के रखिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन आया था विलुप्त संख्या ज्ञात करिए, तो यहाँ पर इसका उत्तर 20 था। डिटेल में नहीं देखेंगे इसको, कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो दोस्तों विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक? तो 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है। इसका उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पर देखिए लौह अयस्क जो होते हैं दोस्तों, ये पाया जाता है इटावीरा में, और इटावीरा ये एक माइन है जो कि मिलेगी आपको ब्राजील में। इटावीरा जो है दोस्तों ये ब्राजील में स्थित एक माइन है, ठीक है। मैग्नीज दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर? चियातुरा में। चियातुरा माइन कहाँ पर मिलेगी? तो जॉर्जिया में स्थित है ये, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, ठीक है। तांबा दोस्तों ये मिलेगा आपको वाइपा में। तांबा जो है ये मिलता है सडबरी में, सॉरी सडबरी में मिलेगा आपको तांबा। और सडबरी जो दोस्तों इसका जो लोकेशन है ये कनाडा है। ये सडबरी जो खान है ये कनाडा में स्थित है। और बॉक्साइट मुख्य रूप से ये वाइपा माइन में पाई जाती है। वाइपा का जो लोकेशन है ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर तो आपका उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021। तो ये जो असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट होती है ये जारी करता है ऑक्सफैम। ये कभी भी आएगा तो उसका उत्तर ऑक्सफैम ही रहेगा। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था यह प्रथम मुगल बादशाह था जो कि अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो ये एक ऐतिहासिक संधि थी जो कि बक्सर के युद्ध में हारने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार यानी कि कर वसूलने का अधिकार सौंप दिया था। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कंपनी के संरक्षण में 26 लाख रुपए सालाना की पेंशन देना मंजूर किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता की नींव मजबूत की और एक मुगल बादशाह पहली बार उनकी दया और पेंशन निर्भर हो गया था। मुगल जो वंश था वो इतना कमज़ोर यहीं से होना शुरू हुआ कि मतलब अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा मात्र 7.33% इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ताप विद्युत गृह, बाढ़ ताप विद्युत गृह दोस्तों ये बिहार में है। लारा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में है। कुडगी कर्नाटक में है। गाडरवारा दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो गाडरवारा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1829 का जो खासी विद्रोह था इसका जो समय है ये 1829 से लेकर 1833 तक का माना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत यानी कि वर्तमान मेघालय और असम की सीमाओं में हुआ एक प्रमुख जनजाति संघर्ष था। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खासी जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से होकर एक सड़क का निर्माण करना था जिसे आदिवासियों ने अपनी संप्रभुता पर खतरा माना था। और उसके बाद दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व नोंग खलाओ, नाम है इसका नोंग खलाओ। नोंग खलाओ राज्य के प्रमुख ऊ तिरोत सिंह सीएम, तिरोत सिंह के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम इनका है ऊ तिरोत सिंह सीएम, इन्होंने इसका मतलब नेतृत्व किया था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। ये कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका विकल्प ऑप्शन सी है। अगला है कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? दोस्तों तो ऑटोमोबाइल, जबकि सीमेंट, चीनी और कपड़ा ये यूपी के प्रमुख उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब ये जो क्वेश्चन है कोई मतलब नहीं इसका, 2021-22 का जो बजट है उस पर आधारित क्वेश्चन है। इसका उत्तर विकल्प बी था, गाँव की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ीकरण। तो बजट पढ़ के जाइएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। और अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? आप ना ऐसा लिखिएगा बजट 2026 स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, आपको लेक्चर मिल जाएगा। यूपी का भी बजट और केंद्रीय बजट दोनों पर लेक्चर मैंने दिया है, वो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर सर्च करके एक बार देख लीजिएगा।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम ये पूछ ले कि जो महान्यायवादी होते हैं ना, तो जैसे कि समकक्ष पद भारत के लिए क्या है? महान्यायवादी है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत होती है। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। तो महाधिवक्ता राज्य में होते हैं, महान्यायवादी केंद्र में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप पर रहा था? तो ये 2020 का करंट है, कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन उत्तर इसका विकल्प बी था। हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बनावली जो है ये चौतंग, घग्गर, सतलुज और रंगोई नदी, तो इसका उत्तर तो यही होगा, विकल्प डी। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसे प्रश्न मैं देख रहा हूँ बहुत बार पूछे जा रहे हैं। सो अगर एग्जाम में आ गया तो आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों बात करें सबसे पहले तो हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा जो ये स्थल था ये रावी नदी के तट पर स्थित था। और इसके बाद आता है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों ये मिलेगा आपको सिंधु नदी के तट पर ये स्थल था। ठीक है। कालीबंगन दोस्तों ये कहाँ पर, किस नदी के तट पर? तो कालीबंगन दोस्तों ये घग्गर नदी के तट पर स्थित था। घग्गर नदी राजस्थान में पड़ती है। लोथल आप जानते ही हैं, लोथल पड़ेगा आप गुजरात में, और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था ये स्थल। इसके अलावा बात करें तो चन्हुदड़ो के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो चन्हुदड़ो दोस्तों ये किस नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ जो है ये जो स्थल था ये सतलुज नदी के तट पर स्थित था। सतलुज नदी के तट पर कहाँ पर स्थित था? पंजाब में। और बनावली मैंने आपको बताया था, बनावली जो है ये रंगोई नदी, और आप इसे ऐसे भी समझिए कि जो सरस्वती नदी है उसी की एक उपनदी है रंगोई नदी। तो सरस्वती नदी भी मानी जाती है कि जो बनावली है यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, हरियाणा में। सुतकांगे डोर के बारे में बात करें, सुतकांगे डोर तो दोस्तों ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये दास्त नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। आलमगीरपुर, हिंडन नदी और धौलावीरा, मानसर और मनहर, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ये आर्टिकल 43A है। ठीक है। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये थी गोपुरिया समिति। गोपुरिया समिति बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित है और आरबीआई के द्वारा 1990 में इस समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष MN गोपुरिया ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और ये अंतिम क्वेश्चन शायद है। अच्छा, एक और बचा हुआ है इसके बाद। शब्दों के विषम युग्म चुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन निकलता है, पानी से ऑक्सीजन, लेकिन ये रोग से मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ध्यान देना कि ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। तो इस प्रकार से ये 40 प्रश्न हैं जो कि पूछे गए थे और इनको हमने अपडेट करने का प्रयास किया है। हालांकि दोस्तों आप लोगों के लिए 15 मॉडल पेपर का एक बहुत ही शानदार बुकलेट तैयार किया गया है और बहुत डिटेल में इसकी पूरी व्याख्या भी आपको प्रदान की गई है। अगर जीएस की तैयारी आपकी प्रॉपर नहीं हो पाई है तो मैं आपसे कहूँगा कि ये PDF आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड करके जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ में जाकर इसको तैयार किया गया है। हालांकि इसमें 15 मॉडल पेपर हैं, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे, कहते हैं ना कि अगर आप एक पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो एक चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो एक पेज पढ़िए। सो इसी पैटर्न पर जितना पढ़ सकते हैं उतना प्रयास करिए कि एक जो मॉडल पेपर है उसमें 30 से 40 प्रश्न हैं। सो आपको दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 5, 7, 10 तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 15 आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप का नंबर भी। थैंक यू।